हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा। आप समझ गए होंगे हमारा आज का वीडियो। तो अभी 18 दिसंबर 2022 को आपका MP ADPO 2021 का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें आपका जो नया सिलेबस था, इसमें आपका पहली बार जो है GS शामिल किया गया था। GS से आपके जो है वो 50 क्वेश्चन आए थे। और हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, जैसा कि विज्ञापन में था कि क्वालिफाइंग नंबर थे। ये खंड आ है आपका, तो खंड आ में आपको जो है 40% नंबर प्राप्त करने थे। तो और एक क्वेश्चन आपका था 3 नंबर का। तो इस तरह से आपके 150 नंबर का पेपर था। ये 150 नंबर का GK का था आपका ये। और इसमें आपको 40% प्राप्त करने थे, अर्थात आपके इसमें जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को जो खंड आ है उसको क्वालिफाइड कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि GS किस तरह का था। GS मिला जुला था। कुछ क्वेश्चन निसंदेह रूप से काफ़ी कठिन थे, जो बहुत ही कम लोगों से बने होंगे, और कुछ क्वेश्चन सरल थे जो लगभग सभी लोगों ने किए होंगे। और वैसे भी जो ला वाले स्टूडेंट होते हैं वो GK के प्रति थोड़ा सा लापरवाह भी होते हैं, और GK उनका जो है वो कमज़ोर भी होता है। चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपके जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन है शुरू में। ये हमने आपका जो है A सेट ले रखा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट पर आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए जो है एक पद्धति है, आपकी टेक्निक है SSL। तो इसका पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन ये सरल है। यदि हम शब्द संक्षेप देख लें कंप्यूटर के, तो उसमें ये शब्द मिलता है। तो वो है आपका सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट्स लेयर, तो इसका उत्तर आपका C सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? तो साइबर क्राइम आज बहुत प्रचलित क्राइम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है इसमें? तो डिनाइल ऑफ सर्विस ये साइबर क्राइम है। फिशिंग ये भी है, और स्पैमिंग ये आपका ये भी है। इसमें जो क्रिप्टोग्राफी है ना, क्रिप्टोग्राफी, ये आपका साइबर क्राइम नहीं है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका D नंबर। चलिए हम अगला चलते हैं। तो शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुँच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है वो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम पूछा गया है। तो उस प्रोग्राम का नाम है आपका स्वयं। क्या नाम है? स्वयं। तो इसका आंसर आपका 3 का C होगा। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो एक करंट क्वेश्चन है। 5G आपका मोबाइल आने वाला है, तो इसका जो दर है वो आपका है 6 GHz से ज़्यादा, है ना। इस तरह से आपका आंसर जो है C है। चलिए अगला देखते हैं हम। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, तो वो है आपका ट्विटर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो उसका नाम CDAC है। ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है, ये जनरली कंप्यूटर में आपका आता रहा है कंपटीशन में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो वो आपका है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सीधे संबंधित नहीं है आपका। चलिए अगला हम देखते हैं। तो पेगासस। तो पेगासस आपका जो है वो एक कह सकते हैं कि एक जासूसी एक ऐप है। ये ऐप कह सकते हैं, और किसी के मोबाइल में डाल करके आप उसकी गुप्त जानकारियाँ, उसकी पूरी गतिविधियों का आप पता कर सकते हैं। तो ये चर्चा में था, करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका ये। तो ये है क्या? ये सिस्टम क्या है? किसका उदाहरण है? तो ये आपका है स्पाईवेयर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का क्या नाम है? तो उसका नाम रखा गया मेघराज, A नंबर। फिर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति, है ना, किस एक्ट के द्वारा दी गई है? तो एक प्रकार से हमारा ला का क्वेश्चन है ये। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये हमने ला में भी है हमारे ये। तो इसका आंसर होगा C। फिर चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर मैं मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 2011 से 2012 आधार वर्ष प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है, हम इतने आंकड़े नहीं पढ़ते हैं जनरली MPGK में। तो इसका आंसर है आपका B नंबर 63,345।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये थोड़ा क्वेश्चन सरल है, करंट है आपका, ये थोड़ा सा करंट कह सकते हैं इसको, आपको 2-3 साल पुराना आपको ये संस्था है, प्रोग्राम है आपका ये। तो ये 2018 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना % है? क्वेश्चन कठिन है, निसंदेह रूप से कठिन है, और इसका % है आपका आंसर है सी नंबर 32%। चलिए अगला चलते हैं, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है? तो ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। पहले जो आपके मोटे अनाज होते थे उसको हम अच्छा नहीं मानते थे, कमज़ोर वर्ग के लोग ही खाते थे, लेकिन आज एक मोटे अनाज का प्रचलन चला है और काफ़ी भरपूर मात्रा में अच्छा खाद्य माना जाता है ये। तो इसका आंसर है आपका मिलेटस अर्थात मोटा अनाज, मिलेटस अर्थात मोटा अनाज। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 15, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक मतलब 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम। तो वो आपकी थी 20.3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया? तो आपका अनुच्छेद है 168, आंसर हो गया आपका डी नंबर। फिर ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनरली एग्जामों में आता रहता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरित करना, माने केंद्र सरकार क्या करती है, स्थानीय संस्थाएं, जैसे कि आपकी स्थानीय संस्था में ग्राम पंचायत है, आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत है, तो इनको जो है वो अपनी काफ़ी मात्रा में शक्तियाँ जो है इनको वो दे देती है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। कुछ लोग उसमें कंफ्यूज थे, कुछ लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज थे, कुछ लोग 2 आंसर मान रहे थे इसका, ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना स्थानीय विकेंद्रीकरण से थोड़ा संबंधित हो सकती है, लेकिन इसका जो दोनों आंसरों में सबसे बेस्ट आंसर आपका जो है वो बी है। चलिए अगला चलते हैं, उज्जवन। तो ये एक जनजाति का संस्कार है, तो ये किससे संबंधित है, किस क्रिया संबंधित है? तो ये दाह संस्कार से संबंधित है। आपका किससे संबंधित है? दाह संस्कार से। फिर ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, जीके का, जनरली सबसे बन गया होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये संविधान में क्वेश्चन है आपका, तो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है ना। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए हाँ, 21 क्वेश्चन है आपका जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है ना? तो सरल क्वेश्चन है आपका, ये आपका सोहागपुर है। कई लोग इसका आंसर पाथाखेड़ा बता रहे थे, तो ये भी कोयला क्षेत्र है, जोहिला भी कोयला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रमुख कोयला क्षेत्र की, है ना। तो प्रमुख कोयला क्षेत्र है आपका सोहागपुर। फिर आपका बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी जो है वो, इसका आंसर आपका ए होगा, है ना। बाणसागर परियोजना जो है वो किस नदी पर है? सोन नदी पर है ना, सोन नदी पर है। और ये क्वेश्चन आपका आया है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि गलत भी हो सकता है ये, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा डाउट में डाल रहे हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? तो ऊर्जा संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक जिनका पुनः उपयोग हो सकता है, उनको हम बोलते हैं नवीन ऊर्जा संसाधन, और एक आपके होते हैं परंपरागत, जैसे कि आपका कोयला है ना, ये सब परंपरागत में आते हैं। तो इसमें आपका जो ज्वारी ऊर्जा है ये नवीनीकरण स्रोत है, सौर ऊर्जा ये भी है, और पवन ऊर्जा ये तो है, लेकिन डोलामाइट जो है वो ये आपका परंपरागत जो है वो स्रोत नहीं है, मतलब कि ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो उत्तर आपका कौन सा होगा? उत्तर आपका जो है वो ये सी होगा। चलिए अगले चलते हैं, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन कठिन नहीं है ज़्यादा ये, तो ये आपका सारणी में है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ जो है आपके खनिज लिखे हुए हैं, एक तरफ उनके प्राप्ति स्थल लिखे हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हीरा पन्ना में होता है, तांबा आपका बालाघाट में फेमस है, मलचखंड, फिर आपका बॉक्साइट अनूपपुर में है आपका ये, और मैग्नीज ये आपका दमोह में जो नहीं होता। तो इस तरह आपका आंसर कौन सा है? आपका ए नंबर आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, धसान एवं बीना ये किस नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी बेतवा की हैं, ये हमने पढ़ाया भी था आपको जीके में। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला स्थान तो आपका भिंड है ना।
और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका जो है। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? तो इसका आंसर आपका बी है, सितंबर से अक्टूबर तक है, इसको जो है वो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए है ना? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी भी काली मिट्टी ही है, और ये आपका जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका मालवा का पठार जो है वो मुख्यतः ये मालवा के पठार में जो है मुख्य रूप से ये पाई जाती है। यद्यपि मध्य प्रदेश के अन्य भागों में मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो ये आपका जो है वो मालवा का पठार आपका है ना, जहाँ उज्जैन वगैरह आते हैं, आपके इंदौर वगैरह आते हैं। फिर 30 नंबर, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी, उसकी जो पूर्वी सीमा पर आपकी कौन सी श्रेणी स्थित है? मेकल श्रेणी है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, परंपरागत क्वेश्चन है लोगों से। सोवियत यूनियन के अंतिम नेता है ना मिखाइल गोर्बाचोव है ना। मिखाइल गोर्बाचोव जो वहाँ के आपके राष्ट्रपति थे, तो उनका हाल में ही जो है वो निधन हुआ है। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन है ये। तो उनका जो है वो जो निधन हुआ है वो कितने वर्ष के थे? तो इसका आंसर सही आपका है 91 वर्ष के थे वो। और अगला हम देखते हैं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को जो है शिक्षा सलाहकार के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है, और ये जो है वो किस राज्य सरकार ने दी है? इस पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार ने जो है उनको जो है वो यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर किस राज्य सरकार ने जो नियुक्त दिया है? तो इसका आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं मसाई मारा, ये आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है आपका। ये कहाँ का है आपका ये? तो ये आपका छोटा सा देश है आपका केन्या है ना, काफ़ी फेमस भी है ये क्वेश्चन, ठीक है ये। फिर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो इसका है आपका अधिकतम 2 जीवित बच्चों के जन्म के लिए है ना। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा समझ वाला क्वेश्चन है, यदि आपसे नहीं ये क्वेश्चन आता भी नहीं हो, लेकिन अगर समझा है आपने तो 2 बच्चों तक का यहाँ पे प्रावधान है ना। तीसरे बच्चे की तो बिल्कुल मनाही है, तो 2 बच्चों तक को जो है वो, जिनकी दूसरा जन्म होता है बच्चे का, उनको जो है इस योजना के अंतर्गत जो है वो ये करंट है आपका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? तो सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फिर है हीमोग्लोबिनोपैथीज, थोड़ा कठिन शब्द हैं, उपरोक्त सभी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम बताते हैं बच्चों को कि अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है इसमें उपरोक्त सभी आंसर है ना। और अगर आपको 1-2 आंसर बन रहे हैं, 1-2 आंसर मिल रहे हैं, तो आप उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आपका जो है वो डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो ओलंपिक खेलों का जो है वो आयोजन करती है, इसका मुख्यालय है, तो हमने बताया क्वेश्चन आपका, इसका मुख्यालय जो है वो लौसाने है। क्या है? लौसाने। फिर अगला हम चलते हैं कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी मिताली राज है। ये महिला मध्य प्रदेश जो भारत की क्रिकेट महिला टीम है उसकी ये कप्तान रही हैं, और बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, चर्चा में काफ़ी रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, करंट अफेयर में क्वेश्चन है आपका ये। फिर अगला है आपका 38, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस है ना। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर? तो हमारे जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो उनके जन्मदिन पर जो है वो ये दिवस को जो है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला बात करते हैं, सगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर का त्यौहार है। क्वेश्चन सरल है, थोड़ा सा हमने पढ़ा होगा तो हमसे बना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु क्या है? तो अभी हाल में चर्चा में रही योजना, ये काफ़ी विवादित भी रही है, काफ़ी इसका विरोध भी किया गया है, काफ़ी आगजनी घटनाएं भी हुई हैं। तो इसके लिए जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 17.5 वर्ष से आपका जो है वो 23 वर्ष है ना। 17.5 वर्ष से 23 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। चलिए चलते हैं अगला। 41, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो आपका इसमें युग चरण, ये आपकी शरद जोशी रचना नहीं है। बाकी शेष आपकी जो है वो 3 योजनाएं जो है जो आयोग आंसर मान रहा है, उसमें 3 योजनाएं जो है वो अपना मान रहा है कि ये शरद जोशी की रही रचनाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति
लोह शिल्प में निपुण मानी जाती है, माने लोहों के बहुत सारे औजार हथियार बनाती है, तो वो आपकी कौन सी जनजाति है? अगरिया। तो ये क्वेश्चन सरल है, अगर आपने मध्य प्रदेश में जनजाति पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका बन्या। ये चर्चित क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है आपका। फिर अवध किशोर जड़िया है ना, एक व्यक्ति है ये अवध किशोर जड़िया, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये मुख्य रूप से साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का वर्णन मिलता है ना? पद्मावत ग्रंथ में जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है ये, तो इसमें जो है वो राई का उल्लेख मिलता है ना, राई नृत्य जो है आपका यहाँ का उल्लेख मिलता है। बुंदेलखंड का नृत्य है आपका, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है ना? तो ये आपके अबुल फजल हैं। तो अबुल फजल ने जो है वो अपनी पुस्तक में इस बात की जो है वो चर्चा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आपके थे अर्जुन लाल सेठी। इसका क्वेश्चन आपका आंसर जो है डी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो जाम नदी पर जो है वो एक आपका ये छिंदवाड़ा में है, और यहाँ पे एक गोटमार प्रथा है ना, इसमें दो गांव के लोग जो हैं जाम नदी के एक इस तरफ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, और एक दूसरे पर जो है वो पत्थर मारते हैं, तो उसे ही जो है वो गोटमार प्रथा बोलते हैं। तो यही इसी नाम से यहाँ पर जो है वो एक मेला भी लगता है। तो आपका छिंदवाड़ा का मेला है ये, जाम नदी के तट पर जो है वो गोटमार मेला लगता है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी आंसर। फिर मादर और दफड़ा का संबंध जो है वो किससे है? तो ये वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है, लेकिन एग्जामों में आता रहा है क्वेश्चन ये। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा अंतिम क्वेश्चन है जीके का। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन हिरण गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? तो ये आपके दंती दुर्ग है। ये राष्ट्रकूट वंश के जो है वो संस्थापक थे आपके। तो दंती दुर्ग क्वेश्चन जीके के किस तरह से आए हैं, और इसमें आपको जो कम से कम सफल होने के लिए जो क्वालिफाई नंबर है वो आपको जो है वो 20 क्वेश्चन आपके क्वालिफाई में कम से कम 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन इस पेपर का जो हमने विश्लेषण किया तो इसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी सरल है, कुछ क्वेश्चन मीडियम है, और कुछ क्वेश्चन काफ़ी कठिन है जो बच्चों से जनरली नहीं बने होंगे। तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि इसका जो अधिकतम मार्क जो है वो आपका जाएगा करीब 35 से 36 के आसपास, जो बच्चों के इसमें क्वेश्चन सही हो सकते हैं जिन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की तैयारी की है। तो ये हमारा ADPO पे सॉल्व पेपर पे वीडियो था। आज हमने आपको जीके के बारे में बताया है, और अगला वीडियो हमारा जो है मुख्य रूप से जो सेकंड खंड है, बा खंड है, इसमें आपके ADPO में 100 क्वेश्चन आए हुए थे। तो उन 100 क्वेश्चनों में भी हम उनका विश्लेषण करेंगे, और किस तरह से पेपर आया था उसका भी हम करेंगे, और कट ऑफ मार्क्स जो है क्या जा सकता है उसका भी हम जो है वो विश्लेषण करेंगे। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि दिसंबर माह में ही जो है वो मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की वैकेंसी आने वाली है। तो जिनका पेपर गड़बड़ हुआ है बिल्कुल दुखी ना हो, और पूरी ताकत से जो है वो सिविल जज की तैयारी में जुट जाएं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।